मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम। हाँ, मैंने जो लास्ट टॉपिक कराया था लर्निंग, सीखना, अधिगम। ये जो लर्निंग का टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैंने जैसे कि बताया था। तो आज हम उनके सिद्धांत पढ़ेंगे। वो कौन कौन से सिद्धांत है जिसे हम लर्निंग में यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लर्निंग जो है उसमें अपने व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी कि परमानेंट जो चेंज आता है हमारे पास उसे हम लर्निंग कहते हैं। ये जो चेंज है ये परमानेंट है, स्थायी है। समय के साथ अनुभवों का लाभ उठाकर जो हम सीखते हैं अभ्यास द्वारा, ट्रेनिंग द्वारा या प्रैक्टिस के द्वारा, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, सभी तरह के व्यवहार के परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम है। न्यू नॉलेज, न्यू स्किल प्राप्त करना अधिक लर्निंग की ये सारे प्रोसेस है। लर्निंग जो है हमारे इंटरेस्ट, हमारे हैबिट, हमारी नॉलेज, हमारे एटीट्यूड को अर्जन करता है, उसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वभौमिक है, सभी जगह सभी के लिए है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, पशु है, पक्षी है। लर्निंग जो है यूनिवर्सल है, सभी जगह सबके लिए है। लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी जो सीखना है वो उद्देश्य पूर्ण है। बिना उद्देश्य के हम कुछ भी सीखते नहीं है। उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सीखते हैं, इसलिए लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। सीखना जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि हम जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक इसे सीखते रहते हैं, इसलिए हम लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहते हैं। यानी कि ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया है सीखना, अधिगम करना। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभवों का संगठन है जो हम अधिगम या सीखना है, लर्निंग है, ये अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन की एक प्रक्रिया है सीखना। लर्निंग समायोजन, यानी कि हम किसके साथ किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। हर एनवायरनमेंट में, हर जगह, न्यू जगह में भी अपने आप को जब हम एडजस्ट करते हैं, उस प्रक्रिया को भी लर्निंग कहते हैं, अधिगम सीखना कहते हैं। लर्निंग इज ग्रेजुअल, यानी कि ये जो सीखना है, लर्निंग है, एक कर्मिक प्रक्रिया है। हम एडोन करते हैं, यानी कि हम उसको धीरे 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 सीखते हैं, एकदम से नहीं सीखते। जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उसकी बार 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 प्रैक्टिस करते हैं। या कोई डॉक्टर बनता है तो केवल बुकिश नॉलेज से डॉक्टर नहीं बनता। ऐसे ही टीचिंग लाइन है, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। धीरे 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 उसका कर्मिक विकास होता है और ये धीरे धीरे सीखा जाता है। इसलिए लर्निंग इज ग्रेजुअल। लर्निंग एक कर्मिक प्रक्रिया है, एडोर करना कहते हैं जिसको। तो इसके सारे अलग अलग जगह से लर्निंग होती है, पर्सनल फैक्टर से भी और एनवायरनमेंट फैक्टर से भी। पर्सनल फैक्टर क्या है कि जिसमें हम घर परिवार या शिक्षार्थी से सीखते हैं, और एनवायरनमेंट जैसे स्कूल, टीचर या कोई भी एनवायरनमेंट है उससे हम सीखते हैं, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर। यानी कि पर्सनल व्यक्तिगत कारक और परिवार वातावरण से सीखना। तो लर्नर रिलेटेड फैक्टर जो पर्सनल फैक्टर है उसमें आता है मोटिवेशन, एज, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, स्किल, फटीग, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, विलिंगनेस टू लर्न, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड।
ये सारे जो फैक्टर है या आपका एस्पिरेशन, आकांक्षा, ये जो सारे फैक्टर हैं ये पर्सनल फैक्टर है, यानी कि अभी प्रेरणा, मोटिवेशन, एज आप अपनी आयु के अनुसार सीखते हैं, मेच्योरिटी, परिपक्वता इसमें लर्नर के लिए आती है, इंटेलिजेंस आपकी जितनी बुद्धि आप उतना लर्न करते हो, एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता आपकी क्या है उसी से आप स्किल सीखते हो, फटीक अगर आपको कितनी समय में कब थकावट होती है, कितना सीखने के बाद और कितना आप सीखते हो, इसके बाद इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड आपकी अभिवृत्ति क्या है सीखने के लिए, आपकी विलिंगनेस आपकी इच्छा क्या है, आपकी आकांक्षा एस्पिरेशन क्या है, और आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यानी कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से कितने सक्षम हैं किसी चीज को लर्न करने के लिए। उसके बाद आता है आपका टीचर रिलेटेड फैक्टर, यानी कि टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, जो आपके पाठ्य से गामी क्रियाएं हैं, यानी कि आपका टीचर कितना आप में इंटरेस्ट लेता है, उसे सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है, और उस टीचर का आपके प्रति क्या बिहेवियर है, क्या व्यवहार है, टीचिंग मेथड क्या है, और उसकी रेनफोर्समेंट क्या है कि वो आपको कितना प्रोत्साहित करता है, कितना आपको वो डिप्रेस करता है। तो ये आपके जो है आपके क्लासरूम में टीचर का जो बिहेवियर है, टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज है, टीचर की लर्निंग एक्टिविटी है, वो आपको कितना प्रभावित करता है अधिगम करने में और लर्निंग करने में। फिर है फैक्टर रिलेटेड टू कंटेंट, विषय वस्तु से संबंधित कार्य, विषय वस्तु की कितना वो गोल ओरिएंटेड है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, वो गोल ओरिएंटेड कितना है, उसका उद्देश्य कितना है, उद्देश्य पूर्ण है या नहीं, पाठ्यक्रम की संरचना व प्रकृति, जो करिकुलम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो स्मॉल टॉपिक या छोटे छोटे कंटेंट लेकर पढ़ रहे हैं या उसका नेचर क्या है, करिकुलम का आकार और मात्रा क्या है वो, और उसका बार बार हम कितना अभ्यास करते हैं उसका उचित अभिवाजन करके, यानी कि हम उसकी छोटी छोटी यूनिट बनाकर कितना अभ्यास करते हैं, कितने प्रैक्टिस करते हैं लर्निंग के लिए। फिर है फैक्टर रिलेटेड द सिस्टम, यानी कि हम सिस्टम से रिलेटेड फैक्टर क्या है कि सिस्टम मतलब कि हमारी क्लासरूम का वातावरण कैसा है, क्लासरूम में स्टूडेंट के सीटिंग प्लानिंग क्या है, उसकी उचित व्यवस्था है या नहीं, वो आराम से कंफर्टेबल बैठा है या नहीं, उस विद्यालय में परिवार का वातावरण यानी कि फैमिली से का वातावरण, फैमिली का एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है या नहीं, कमरों में क्लासरूम में रोशनी और हवा का प्रबंध है, मतलब कि उसमें आप बच्चा जो है जो सीख रहा है वो कंफर्टेबल है या नहीं, उसको प्रकाश आ रहा है या नहीं, उसमें हवा आ रही है या नहीं, वो खुला वातावरण है या नहीं, उसमें प्रैक्टिकल के लिए उपकरण है, कोई आपके जो भी उपकरण यूज होते हैं प्रैक्टिकल में वो सारे अवेलेबल हैं आपके विद्यालय में। तो इस तरह से तभी लर्निंग पे ये कारण है। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था पिछले बार, इसलिए आपको दोबारा से रिपीट किया और जल्दी जल्दी रिपीट किया। अब हम करना चाह रहे हैं कि इसके सिद्धांत क्या है, लर्निंग थ्योरीज क्या है, अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत जैसा कि 4 साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, एक है थॉर्नडाइक जिसने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया है, इसने बिल्ली और चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया है। थॉर्नडाइक THORNDIKE, थॉर्नडाइक जिसने ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयास और त्रुटि या त्रुटि और प्रयास, जिसने बिल्ली और चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया है। इसका विस्तार से मैं आपको कराऊंगी कि ट्रायल और एरर क्या है जो थॉर्नडाइक ने दिया है। दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट हुआ है, जो फिलोसोफर हुआ है, पावलोव,
PAVLOV, PAVLOV, जिसने क्लासिकल कंडीशन पर बात किया है। क्लासिकल कंडीशन यानी कि शर्तों पर आधारित। इसने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया है, डॉग पर। पावलोव, PAVLOV, क्लासिकल कंडीशन, जिसने कुत्ते पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्योंकि ये जितने भी फिलोसफर और साइकोलॉजिकल हुए हैं, इन्होंने पशु और पक्षियों पर ही एक्सपेरिमेंट करके वही एक्सपेरिमेंट फिर मनुष्य पर किया है। फिर है स्किनर, SKINNER, स्किनर, जिसने ऑपरेट कंडीशन पर बात की है। ऑपरेट कंडीशन, ऑपरेट कंडीशन पर बात की है। फिर उसके बाद आता है आपका कोलर, KOLLOR, कोलर। ऑपरेशन कंडीशन को अनुबंध शर्त भी कहते हैं, जो स्किनर ने किया है। इसने भी भूखे चूहे के ऊपर कार्य किया है। तो हम ये सारे सिद्धांत पढ़ने से पहले एक जो सिद्धांत है बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद, इस पर आज विस्तार से पढ़ेंगे। व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म। व्यवहारवाद जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी टॉपिक है। बिहेवियरलिज्म, जिसके प्रवर्तक थे जॉन ब्राइस वाटसन। जॉन ब्राइस वाटसन, WATSON। इसको फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। इसका जन्म 1878 में अमेरिका में हुआ था और इसने 1924 में व्यवहारवाद पर एक बुक लिखी थी। उसके बाद ही इस व्यवहारवाद शुरू हुआ। बिहेवियरलिज्म जो है उसके बाद शुरू हुआ। इसने मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन किया। मानव तथा पशु मनोविज्ञान के व्यवहार पर अध्ययन किया। इसका जो कंसेप्ट था वो एप्लीकेशन उद्दीपक पर, स्टिमुलस पर हुआ कि जो लालच देकर कोई चीज सिखाना। उद्दीपक यानी कि किसी चीज का लालच देकर उसको सिखाना, उसको इन्होंने व्यवहार में लाए। व्यवहारवाद के नियम क्या है? रूल्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। रूल ऑफ बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद का जो उद्देश्य है, यानी कि व्यवहारवाद के अनुसार जो साइकोलॉजिकल का एम है वो पशु और मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करना। क्योंकि ये सबसे जटिल है किसी के व्यवहार का अध्ययन करना। और इसका मेथड क्या था कि ये वस्तुनिष्ठ था।
केवल व्यवहार देखना, वस्तुनिष्ठ, ना कि अंतर्दर्शन। ये साइंटिफिक था, प्रैक्टिकल था। इसमें उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, अनुक्रिया रिस्पॉन्स, शिक्षण और हैबिट पर प्रयोग किया गया। इसमें दर्शन का कोई स्थान नहीं है, यानी कि व्यवहारवाद में फिलोसफी का कोई स्थान नहीं है। ये आत्मा, चेतना और मन इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये एक रहस्यपूर्ण बना हुआ है। ये इसको व्यर्थ मानते हैं। ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक में व्यवहार में तथ्यों का प्रयोग किया जाता है जो वस्तुनिष्ठ है। केवल तथ्य, केवल आंकड़े, फैक्ट्स, उस पर ध्यान दिया जाता है, ना कि आत्मा या चेतना पर। व्यवहारवाद के जो बिहेवियरलिज्म है उसके मेन 4 पॉइंट है। सबसे पहला कि सीखना अधिगम एक परमानेंट व्यवहार का परिवर्तन है। मनुष्य के व्यवहार का परिवर्तन, परमानेंट उससे परिवर्तन आता है। सीखना, लर्निंग, अधिगम से मनुष्य में एक परमानेंट व्यवहार में परिवर्तन आता है, चाहे वो पशु है या मनुष्य। पशु, पहले पशु पर एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद व्यवहार में लाए। तीसरा है इसमें स्टिमुलस। स्टिमुलस का बहुत प्रयोग किया गया। उद्दीपक यानी कि उसे उत्तेजित करना, उसको लालच देना। चौथा इसका मेन है रेनफोर्समेंट, फोर्सफुली, या कोई प्रोत्साहित करना, यानी कि उसको प्रोत्साहन देना जिससे वो उत्तेजित हो और उस कार्य को करे। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी कि उसे लालच इतना दिया जाए कि उसके व्यवहार में उसमें चेंज आए और वो उसे सीखे। उद्दीपक जैसे आंख पर अचानक कोई तेज प्रकाश डाल दिया जाए तो आंख की पुतलियां तुरंत सिकुड़ जाती हैं, या कोई बड़ी तेज आवाज में बोले तो उसका सुनकर व्यक्ति अपने चारों ओर मुड़ मुड़ कर देखना लगता है। ये क्रिया, ये जो एक्टिविटी है, ये उद्दीपक स्टिमुलस कहलाती है, और स्टिमुलस ही उसकी अनुक्रिया, रिस्पॉन्स है। यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, SNR। कोई भी उद्दीपक उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसका अनुक्रिया होती है, यानी कि उसका रिस्पॉन्स होता है। ऐसे ही एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया गया और एक उसका लीवर बना दिया गया और बाहर मछली रख दी गई, तो बिल्ली को जो स्मेल आई तो इधर उधर प्रयास करने लगी कि मैं किसी तरीके से बाहर आऊं। तो उद्दीपक क्या है, लालच क्या है, मछली का टुकड़ा, और बिल्ली क्या है, भूखी है। तो उसकी अनुक्रिया क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, कि वो बार बार बाहर निकलने का प्रयास कर रही है कि मैं बाहर आऊं और उसको खाऊं। तो अचानक जब उसकी लीवर पर पैर दब जाता है और वो बाहर आ जाती है तो उसे हम ट्रायल एंड एरर भी कहते हैं, यानी कि त्रुटि एंड प्रयास। बार बार त्रुटियां करके, प्रयास करके वो अपने उद्दीपक के पास पहुंच जाती है और वो मांस का टुकड़ा खा लेती है। और दूसरी बार बंद करने पर वो फिर बहुत कम समय लगाती है। ये थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर है। मैं ये उद्दीपक और अनुक्रिया समझा रही हूँ। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, SNR।
यानी कि लालच दिया जाए तो वो रिस्पॉन्स देता है। दूसरा इसका पॉइंट है संवेदना है और प्रत्यक्ष, यानी कि सेंसेशन एंड परसेप्शन। संवेदना और प्रत्यक्ष, सेंसेशन एंड परसेप्शन। व्यवहारवाद संवेदना को स्वीकार नहीं करता क्योंकि ये आत्मनिष्ठ प्रक्रिया नहीं मानता, वो वैज्ञानिक विधि को मापता है। वो केवल हम जब देखते हैं केवल उसी को मानता है, संवेदना को नहीं। तीसरा है मेमोरी इमेज, यानी कि हमारी सेंसरी और मोटर नाड़ियों का सक्रिय बने रहना और मस्तिष्क का संवेदी होना, सेंसरी होना, जिससे हम उसको मेमोरी कर सके, उसे बार बार अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अपनी नाड़ियों से मस्तिष्क तक बात को पहुंचा सके। अपनी ज्ञान इंद्रिया जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है, छू कर, देख कर, सुन कर, चख कर हम जो लर्निंग करते हैं वो हमारी मेमोरी इमेज है, हमारी स्मृति प्रतिमाएं हैं, सेंसरी इंपल्सिस है, जो हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा और अपनी नाड़ियों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। चौथा पॉइंट है अनुभूति और संवेग, फीलिंग एंड इमोशन। व्यवहारवाद गतिशील है, ये एक वैज्ञानिक रूप है। इसकी अनुभूति की अपेक्षा संवेग अधिक जटिल है क्योंकि इसका जो विकास है वो वातावरण के माध्यम से होता है। इसका जो विकास है वो वातावरण के माध्यम से होता है। मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी में उसके संवेग विकसित होते हैं। क्योंकि वाटसन ने तो यहाँ तक कहा था कि मुझे कुछ स्वस्थ बच्चे दे दो, क्योंकि उनका ब्रेन बिल्कुल खाली होता है, एम्प्टी ब्रेन होता है, खाली स्लेट होती है, खाली बर्तन होता है, उसको जैसा चाहूं मैं बना सकता हूँ। उसमें जैविक यानी कि कोई हेरेडिटी काम नहीं करता, वातावरण ही काम करता है। वो वातावरण पर ही रहता है और उसी वातावरण से सीखता है। तो उसने कहा था कुछ बच्चे मुझे ऐसे स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उसको जैसा चाहे बना सकता हूँ, क्योंकि उनका ब्रेन जो है खाली है, उसका दिमाग खाली है, वो कोरी स्लेट है, वो कोरा कागज है, वो खाली बर्तन है, मैं जैसे चाहे उसमें भर सकता हूँ। चोर बनाना चाहूँ चोर बना सकता हूँ, डॉक्टर बनाना चाहूँ डॉक्टर बना सकता हूँ, यानी कि वो बच्चा मैं जिस तरह से चाहूँ बना सकता हूँ, क्योंकि वो वातावरण में विकसित होता है। व्यवहारवाद वाटसन का ये डेफिनेशन, यानी कि वो कहता है कि जो सीखने का सिद्धांत है वो भौतिक और यांत्रिक है। ये संतोष आनंद व्यर्थ है। उसने दर्शन शास्त्र पर को नहीं माना। उसका कहना है कि लर्निंग जो है वो भौतिक है, यांत्रिक है, टेक्निकल है। व्यक्ति की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो व्यवहारवाद पर ही निर्भर है, वो वातावरण से ही सीखता है। वो चिंतन सिद्धांत पर को विश्वास नहीं करता, थ्योरी ऑफ थिंकिंग पर भी विश्वास नहीं करता, अंतर्दर्शन पर भी विश्वास नहीं करता। वाटसन ने व्यवहारवाद को ही माना है कि वो वातावरण से सीखता है। वातावरण को इम्पोर्टेंस दिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट नॉट हेरेडिटी। उसने कहा है कि एक सामान्य बालक भी मुझे दे दीजिए, मैं उसे वो बना दूंगा जो आप चाहते हैं।
अर्थात डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, जैसा उसका बौद्धिक स्तर, जैसा उसका मेंटल लेवल होगा, कैसा भी मेंटल लेवल हो, मैं उसको वो बना दूंगा, क्योंकि ये वो एम्पटी ब्रेन है, खाली दिमाग वाला है। इस व्यवहारवाद से शिक्षा शास्त्रियों को, जो एजुकेशनल फिलोसफर थे, उन्हें बड़ी हेल्प मिली, क्योंकि उनकी जो मानसिक संरचना के स्थान पर मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उसके निरीक्षण, उसका प्रयोग, उसकी परीक्षण विधि, यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन, वस्तुनिष्ठ, उसका एक्सपेरिमेंट, वो रिसर्च के काम आया। उस पर जितने भी एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने उस पर रिसर्च किया, यानी कि इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, हैबिट टेस्ट, ये व्यवहारवाद के प्रभाव के कारण ही हो सका। जितने इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, हैबिट टेस्ट, ये जो जितने टेस्ट बने, इन्होंने इस पर व्यवहारवाद का बड़ा प्रभाव है, बिहेवियरलिज्म का बड़ा प्रभाव। मैंने कहा ना, ये एजुकेशनल फिलोसफर जितने थे उन्होंने इसको बहुत हेल्प मिली, और व्यवहारवाद ने सराहनीय योगदान भी दिया इसमें। शिक्षण विधियों पर भी जितनी टीचिंग मेथड बनी है उस पर बिहेवियरलिज्म, व्यवहारवाद ने अपना जो भूमिका है, जो रोल है, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का संबंध समझना, कनेक्शन, बड़ी सहज और क्रिया को जानना अति आवश्यक था। सीखने में व्यवहारवाद ने शिक्षा को स्वदेशी बनाने का भी प्रयास किया। ये था वाटसन का व्यवहारवाद। मैंने बताया ना, व्यवहारवाद में इसका जन्म 1878 में वाटसन का जन्म हुआ और अमेरिका में इसका जन्म हुआ था। 1924 में इसने एक बुक लिखी थी व्यवहारवाद पर। व्यवहारवाद शब्द ही तभी शुरू हुआ। उसके बाद जॉन लॉक आए, क्योंकि इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो कि एक बच्चा था एल्फर्ट जिसका नाम था, और उसके पास एक सफेद रंग का खरगोश था, और एल्फर्ट बच्चे को उस खरगोश ने काट लिया। जब उस खरगोश ने उस बच्चे को काट लिया तो उस बच्चे ने जो भी सफेद चीज दिखी वो उससे डरने लगा, चाहे वो टेडी बियर था, चाहे वो खिलौना था, वो उस सफेद चीजों से डरने लगा कि सफेद चीज जो है उसे काट लेगी। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और उसके बाद वो व्यवहारवाद को बल देने लगे। ये 1924 से स्टार्ट हुआ और इसको फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं, वाटसन को। इन्होंने पशु पक्षियों पर प्रैक्टिकल किया, परीक्षण किया, व्यवहार का उनका अध्ययन किया, लर्निंग से, व्यवहारवाद से कितनी लर्निंग होती है, उसके बाद उसने मनुष्यों पर वो एक्सपेरिमेंट किए। मैंने बताया कि एजुकेशनल फिलोसफर जितने भी हुए हैं उन्होंने व्यवहारवाद से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस मैंने बताया ना, उद्दीपक, यानी कि कोई ना कोई लालच दिया जाए तो वो रिस्पॉन्स आता है, उसकी अनुक्रिया होती है। ये जो चीज है उसको प्रत्यक्ष रूप से वैज्ञानिक विधि को मानता है, ना कि संवेदना से। जो चीज हम अनुभूति करते हैं हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, हमारी नाड़ियों के द्वारा, हमारे संवेगों के द्वारा, इमोशंस, वो हमारी मेमोरी इमेज बनती है। ये भौतिक और यांत्रिक है। मैंने कहा ना, ये
कोई अंतर्दर्शन नहीं है, ये कोई थ्योरी ऑफ थिंकिंग नहीं है, ये उसको भौतिक और यांत्रिक के द्वारा प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल को मानते हैं, इसकी परमानेंट मेमोरी है। ये इसने इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट यानी कि नोट हेरिटी, इसने कहा है कि जो वातावरण से सीखता है, वातावरण से ही वो बच्चा सीखता है। बच्चे का ब्रेन बिल्कुल कोरी स्लेट होता है, खाली दिमाग होता है, कोरा कागज होता है। उसे आप मुझे दीजिए, एक सामान्य बालक को आप जैसा बनाना चाहते हैं मैं उसको वैसा बना सकता हूँ। ये वातावरण वाला व्यवहारवाद का मानव अधिगम, मानव लर्निंग के ऊपर सिद्धांत है। और उसके बाद इस व्यवहारवाद से ही जितने भी एजुकेशनल फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने टेस्ट बनाए हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, हैबिट टेस्ट, ये सारे टेस्ट उसके बाद आए। और उसके बाद ही शिक्षा की जितनी समस्याएं थी, जितनी प्रॉब्लम थी, उसका निवारण करने के लिए वातावरण का विश्लेषण किया गया और व्यवहारवाद का इसमें सराहनीय योगदान रहा। ये था आपका व्यवहारवाद। अब किसी ने कोई क्वेश्चन पुट करना है इसमें व्यवहारवाद में, क्योंकि कल हम दूसरे सिद्धांत बताएंगे जो मैंने बताया कि थॉर्नडाइक